हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बहुत मस्त होंगे, ललन टॉप होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बिजी भी रहना जरूरी है क्योंकि भाई आप लोग के पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, आप लोग के पास सिर्फ अब 5 महीने बचा हुआ है। जो करना है इसी 5 महीने में के अंदर आपको करना होगा, क्योंकि भाई इसके बाद आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावा मिलेगा। तो पछतावा से बेहतर है जो अभी थोड़ा सा मेहनत कर ले। मेहनत का फल पता होगा आप लोग को, जो मीठा होता है। ठीक है, आपके घर में जो भी मम्मी लोग हैं, दादी लोग हैं, बोलती होंगी मेहनत का फल मीठा होता है। तो आज अगर जगोगे तो कल इतिहास लिखोगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए लाए हैं एक प्यारा सा चैप्टर। चैप्टर 7 का नाम है अनुवांशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है, जो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई न आए पाए। ठीक है, तो इसको आप लोग से फटाफट से कर लेना है। देखिए क्या है, चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता तथा जैव विकास। चैप्टर का नाम क्या है भैया? अनुवांशिकता तथा जैव विकास। भाई ये अनुवांशिक क्या होता है? यानी कि वैसा लक्षण, ठीक है, वैसा लक्षण या फिर वैसा चीज जो बच्चों में उनके माता से, ठीक है, उनके वंश से, यानी कि उनके जो माता पिता होंगे, जो भी मतलब पूर्वज होंगे ना, उनके पीढ़ी में, यानी कि देखिए अनुवांशिकता मतलब होता है जो भी बच्चा जन्म लेगा उनके माता पिता के जैसा ही, क्या ना, जो थोड़ा बहुत, जैसे में आप लोग कभी बोलते हुए सुने होंगे ना, दादी लोग बोलती होगी इसका ना आंख अपने पप्पा पे गया है, इसका जो बाल है ना मम्मी पर गया है, इसका चेहरा ना मामा पे गया है। मतलब क्या है ना, जो कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है ना, वो उसका जो थोड़ा थोड़ा जो मतलब उनका जो चेहरा होता है या फिर आंख का रंग हो गया, बाल का रंग हो गया, ये सब क्या होता है ना, उनके पीढ़ी से क्या होता है ना, जो मिलता रहता है, क्या रहता है, उनके पीढ़ी से मिलता रहता है। ठीक है, उसी को कहते हैं अनुवांशिकता। क्या बोलते हैं भाई साहब? अनुवांशिकता बोलते हैं। यानी कि देखे देखे होंगे, आंख मिलता है, कान मिलता है, किसी किसी का चेहरा मिल जाता है। यानी कि गांव घर में जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो बोलती है औरतें सब, वहां पे जाइएगा तो बोलेगी ना फलन्ना का जो बेटा है ना उसका आंख मिल रहा है ओकर पप्पा से, फलन्ना के बेटी है ना ओकर मम्मी से कान मिल रहा है, फलन्ना के जो बेटा है ना उसका मुंह मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, अभी पढ़ रहे हैं ना, तो ईयरफोन लगा लीजिएगा, ईयरबड आंख में लगा, कान में लगा लीजिएगा, सॉरी। ठीक है, कान में लगाने के बाद क्या है ना, जो आप लोग को एकदम फ्रेश फ्रेश सुनाई पड़ेगा। गलती से कहीं दादी उदी सुन लगे तो कहेगी जो ये मास्टरनी से नहीं पढ़ने का, ये मैडम से बिल्कुल नहीं पढ़ने का, ये खाली किस्से सुनाती रहती है। ठीक है, खाली इन्हें उन्हें वाला बात बताती रहती है, खाली दादी का बुराई करेगी, नानी का बुराई करेगी। तो कान में क्या करना है, ईयरबड लगा लेना है। चलिए, क्या बता रहे, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता मीन्स होता है ना, जो बच्चे जो जन्म लेते हैं उनके माता पिता से जो भी बाल का रंग है, ठीक है, उनके जो कलर, चेहरा पे जो कलर आता है या फिर शरीर का जो कलर है, वो आंख का रंग हो गया, ठीक है, आंख जो हो गया या फिर चेहरा का थोड़ा मोड़ा मिलना जो होता है ना, अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है भाई साहब? अनुवांशिकता। यानी कि देखिए क्या है, प्रत्येक जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करते हैं। यानी कि देखे कभी बगुला के अंडा में से कौवा जन्म लेते हुए कभी देखे हैं? नहीं। कोयल के अंडा में से चुनमुन्नी को जन्म लेते हुए, ना 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 भाई साहब, ऐसे आप लोग देख ही सकते हैं, नहीं होता ही नहीं तो आप लोग देखेगा क्या? ठीक है, तो प्रत्येक जीव के जो संतान होते हैं, जो भी जीव होते हैं, जो भी धरती पे जो जीव जंतु है, उनका जो संतान होता है, बच्चा होता है ना, उन्हीं के जैसा होता है। ठीक है, जैसे मान लो जो कलुआ है, ठीक है, कलुआ थोड़ी गोर का बच्चा को जन्म देगा, नहीं, कलुआ है तो कलुए को जन्म देगा। जैसे में देख लो, कोयल जो है ना, उसका जो बच्चा होगा ना, वो हंस की तरह उजला नहीं रहेगा, बगुला की तरह उजला नहीं रहेगा, उसका जो कलुए बच्चा पैदा होगा। ठीक है, तो जो भी मतलब जीव जंतु है वो अपने जैसे बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है, जो मूल संरचना और आकार में अपने जनकों के समान होती है। यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं ना, वो क्या होता है ना, जो अपने जनक यानी अपने माता पिता के जैसे होता है। मतलब मूल संरचना में शरीर का जो रंग रूप है ना, वो अपने माता पिता के अनुसार ही उनमें आता है। जीवों में मूल लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में संचरित होते रहते हैं। यानी कि जो भी जीव जंतु है, ठीक है, उनका जो लक्षण है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जैसे मैं दादी से गया होगा पप्पा में, पप्पा से गया होगा उसके बच्चे में। ठीक है, तो क्या है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण है ना, वो क्या होता है ना, जो आगे जो संतान जन्म लेंगे ना, उनमें क्या होता है ना, जो चलते जाता है। जैसे विभिन्न जातियों का
अस्तित्व कायम रहता है। और इससे क्या होता है ना, जो भी जाति है उसका अस्तित्व बना हुआ रहता है। अब देखिएगा कैसे, अब मान लीजिए कोई भी जीव जनन करेगा, घोड़ा जनन किया, ठीक है, जनन करने के बाद क्या ना, जो वो बच्चे उत्पन्न करेगा, घोड़ी जो होगा ना, घोड़ा और घोड़ी दोनों जनन करेगा, आपस में संबंध बनेगा, उसके बाद क्या करेगा, बच्चा उत्पन्न करेगा। दिखने में तो घोड़ा ही की तरह बच्चा होगा ना, कि आप लोग थोड़ी गधा की तरह देखने में होगा, नहीं होगा, घोड़ा का बच्चा है तो घोड़ा ही की जैसा होगा। उसी तरह क्या ना, ये जो संतान जो जन्म देते हैं, जीव जंतु क्या करते हैं, संतान को जो जन्म देते हैं उनके जैसा ही संतान होता है, जिससे फायदा ये होता है उनको, जो उनका जो पीढ़ी है, उनका जो मतलब जाति है वो बना हुआ रहता है, जाति उनका विलुप्त नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। अब क्या बताएं आपको, जैसे मैं कोयल मान लो जनन करना छोड़ दिया, जनन नहीं कर पा रहा है कोयल, अब कोयल का क्या होगा, धीरे धीरे ना प्रजाति खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा ना, तो कोयल के जैसे बच्चा तो थोड़ी बगुला दे सकता है, नहीं दे सकता, कोयल जनन करेगा तभी कोयल अपने जैसे बच्चे को क्या करेगा, जन्म देगा। तो इससे ये भी फायदा होता है ना, जो भी जाति के जो भी जीव जंतु जनन करते हैं, अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और उनका जो अपना लक्षण है बच्चे में ट्रांसफर होता है ना, ये सब किसके कारण होता है, ये सब अनुवांशिकता के कारण होता है। जैसे मटर के बीज से मटर का पौधा उत्पन्न होता है, कबूतर के अंडा से कबूतर पैदा होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल में देखे होंगे आप लोग, मटर का बीज जब हम लोग रोपे होंगे ना, बोए होंगे खेत में, उसमें से फूल गोभी निकलेगा ना, ना बाबा, ऐसा थोड़ी होता है। जब भी आप लोग मटर को रोपिएगा ना, खेत में जब बोइएगा मटर को, तो उसमें से मटर का पौधा ही निकलेगा। जो भी चीज का जो बीज डालिएगा जमीन के अंदर ना, तो वही चीज क्या होगा, जन्म लेगा। जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको बताया है, कबूतर का अंडा है, उसमें से कोयल थोड़ी निकलेगा, कबूतर ही निकलेगा। यानी कि कहना, तो इससे ये फायदा होता है, उनका जब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना, वो क्या होता है, लक्षण ट्रांसफर होते रहते हैं, उनका जाति विलुप्त नहीं होता है। ये है अनुवांशिकता का फायदा। प्रत्येक जीव अपने ही जनकों के कुछ भिन्न अवश्य होते हैं, जिसे विभिन्नता कहा जाता है। यानी कि देखिए, जो भी जीव जंतु जन्म लेते, जैसे मान लो वो अभी बताए हैं आप लोग को, कबूतर के अंडे से कबूतर निकलेगा, ये बताए ना, कबूतर के अंडे से क्या निकलेगा, कबूतर निकलेगा। तो ये मत सोच लीजिए कि आप लोग, जो कबूतर ना दिखने में एकदम माँ और या फिर बाप के जैसे एकदम सेम टू सेम कॉपी, फोटो स्टेट जिसको कहते हैं वो होगा, कॉपी होगा, तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा भिन्न होता। क्या होता है, थोड़ा सा भिन्न। अब मान लीजिए जैसे में सलमान खान है, सलमान खान का जो बच्चा होगा ना, वो सलमान खान के जैसा थोड़ी होगा। अब मान लो सलमान खान हीरो है, उसका जो बच्चा होगा हीरो थोड़ी जन्म लेगा, वो हीरो थोड़ी पैदा लेगा। जैसे में खल्ली है, खल्ली का जो बच्चा होगा खल्ली के जैसा थोड़ी होगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो उसी को कहते हैं विभिन्नता। यानी कि जो मनुष्य है या फिर जो भी जीव जंतु है, अपने बच्चे को जन्म देते हैं ना, वो उसके जैसा नहीं होता है, थोड़े से भिन्न होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, विभिन्नता। यानी कि थोड़ा सा जो भिन्न होता है ना, उसी को बोलते हैं क्या भैया, विभिन्नता। आगे देखिए क्या है विभिन्नता। यानी कि देखिए विभिन्नता क्या होता है, जीव के ऐसे गुण जो उसे अपने जन को अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप विभिन्नता को दर्शाते। यानी कि विभिन्नता मीन्स होता है ना, जो भी जीव जंतु जन्म लिए हैं उनका जो लक्षण है, ठीक है, जो भी जीव जंतु जिस जाति के जीव जंतु है वो जन्म लिए हैं, उनका लक्षण या फिर उनके माँ बाप से आया होगा या फिर उनके जाति से आया होगा, उसी को तो कहते हैं विभिन्नता। ठीक है, क्या होगा ना, जो उनका जो लक्षण है ना, या फिर उनकी माँ या फिर पापा से आया होगा या फिर उनके ही जाति से आया होगा, उसी को तो कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती है। अब विभिन्नता दो तरह का होता है। अब देखो कौन कौन तरह का होता है। एक है जननिक तथा दूसरा है कायिक विभिन्नता। यानी कि दो तरह का विभिन्नता होता है, एक होता है जननिक विभिन्नता, दूसरा क्या होता है, कायिक विभिन्नता। अब भाई साहब देख लो, जननिक विभिन्नता क्या होता है, ऐसी विभिन्नताएं जनन कोशिकाओं में होने वाला परिवर्तन, जैसे इनके क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण होती है, उसे जननिक विभिन्नता कहते हैं। यानी कि देखो, ये जो विभिन्नता है ना, जननिक विभिन्नता होता है, जनन के टाइम में क्या था, जब कोई भी जीव जनन करते हैं, जननिक विभिन्नता ये होता है, जब कोई भी जीव जनन करते हैं तो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है, क्रोमोसोम समझते होंगे ना आप लोग, क्रोमोसोम कितने होते हैं, जल्दी फटाफट बताइए, कितने होते हैं मनुष्य में, क्रोमोसोम कितने होते हैं, 23 जोड़ा होता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम जो होता है ना, जब जनन होता है उस टाइम क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन हो जाता है या फिर संरचना में परिवर्तन हो जाएगा, जीन के गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस सब के कारण क्या होता है ना, जो जनित विभिन्नता होती है। ऐसी विभिन्नताएं
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशगत होती रहती है। इस कारण से जननिक विभिन्नताएं को कायिक विभिन्नता कहते हैं। यानी कि देखिए जननित विभिन्नता जो है ना वो क्या है ना, जो कायिक विभिन्नता दोनों एक दूसरे से क्या है, थोड़ा सा समान है, थोड़ा सा क्या है, दिखने में एक जैसा ही है। अब कैसे है, ये जननित विभिन्नता जनन के द्वारा क्या होगा ना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचेगा। जनन के माध्यम से क्या होता है ना, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचेगा। और देखो इसी को कहते हैं कायिक विभिन्नता। जैसे में आंख का, बाल का रंग, शरीर गठन, शरीर की लंबाई, ये सब क्या है ना जो कायिक विभिन्नता में आता है। फॉर एन एग्जाम्पल में देखो कैसे होता है, ये जो है ना जननित विभिन्नता, इसके कारण क्या होता है, ये सब ना जनन के टाइम से ही होता है। यानी कि जैसे माँ का बाल का रंग रहेगा वैसे, जैसे पापा का आंख रहेगा वैसे, यानी कि ये सब क्या होता है ना जनन के टाइम से ही फिक्स रहता है। जैसे माँ बाप होंगे वैसे उसका संतान होगा, जितना हाइट माँ बाप का है उतना हाइट उसके संतान का भी होगा। ठीक है, तो ये जननित विभिन्नता जो है ना ये गुणसूत्र के कारण होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं जीन क्रोमोसोम जो होता है उसके कारण होता है। ये सभी कारण क्या होता है, जननित विभिन्नता होता है। जैसे में आंख का रंग हो गया, बाल का रंग हो गया, शरीर का गठन यानी कि शरीर कैसे मतलब दिखने में रहेगा, बच्चा का हाइट कितना रहेगा। ठीक है, ये सब क्या आता है, जननित विभिन्नता में आता है। अगला टॉपिक है हम लोग का कायिक विभिन्नता। ऐसी विभिन्नताएं जो जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव, उपलब्ध भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थित जीवों के साथ व्यवहार इत्यादि के कारण। यानी कि ये जो कायिक विभिन्नता है ना वातावरण के अनुसार, यानी कि जैसे मान लो क्या बताएं हम लोग अभी, जैसे मान लो कोई भी बियर है, ठीक है, जैसे मान लो भालू है, हम लोग के यहाँ जो रहने वाला भालू होता है ना वो ग्रे कलर का होता है ना, ग्रे कलर का। ठीक है, और क्या होता है ना जिसको हम ग्रे कलर का भी कोई भालू होता है और भूरा कलर का भी होता है। और वही चला जाओ क्या ना, तो जहाँ पे बर्फीला जगह बर्फ पड़ता है, ठीक है, वहां पे चल जाओ, वहां का जो भालू होता है ना वो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, उजला उजला कलर का। ठीक है, तो दोनों का नाम भी अलग है, ये नॉर्मल बियर ही है, वो क्या है पोलर बियर है। ठीक है, क्या ना दोनों तो भालू ही है ना। उसी तरह ये जो कायिक विभिन्नता जो होता है ना ये जलवायु के कारण, यानी क्या ना जो वहाँ का जो वातावरण है, कैसा वातावरण है, लोग कैसा भोजन करते हैं, ठीक है, कैसा उनका जो रहन सहन है, व्यवहार कैसा, ये सब के हिसाब से क्या होता है ना जो कायिक विभिन्नता होता है। यानी कि समझे आप लोग, कायिक विभिन्नता जो होता है ना, जो कैसे माँ बाप भोजन कर रहे हैं, कैसा वहाँ का वातावरण है, कैसे क्या ना जो उनका व्यवहार है, लक्षण है, इस सब के कारण क्या होता है कायिक विभिन्नता होता है। लेकिन वही जनित विभिन्नता का अगर बात करें हम लोग, तो जनित विभिन्नता जो होता है किसके कारण होता है, जल्दी बताइए। क्रोमोसोम के कारण होता है। किसके कारण, क्रोमोसोम के कारण होता है और जीन के कारण होता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम और जीन दोनों के कारण होता है जनित विभिन्नता। और ये कायिक विभिन्नता है वो वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, भोजन के प्रभाव के कारण, तो कैसा भोजन आप लोग कर रहे हैं उसके प्रभाव के कारण होगा। और क्या होता है ना जब माँ बाप का लक्षण कैसा, व्यवहार कैसा, उस हिसाब से उनके बच्चे में आनुवांशिकता जाता है। तो कायिक विभिन्नता आप लोग समझ गए और जनित विभिन्नता भी समझ गए। तो समझ गए तो फटाफट से भाई साहब अपने अपने प्यारे प्यारे रसगुल्लो दोस्तों के पास कर दीजिए इस वीडियो को फटाक से शेयर, क्योंकि भाई बोलने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। आपको पता है गर्मी का टाइम है, कितना मेहनत लगता होगा बोलने में। तो फटाफट से आप लोग से रिक्वेस्ट है जो फटाफट से अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें। चलिए देरी ना करते हुए हम लोग फटाक से बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। कारण होती है उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। यानी कि कायिक विभिन्नता आप लोग समझ गए ना, ये जलवायु का होता है, यानी कि कैसा वातावरण है वहाँ का, कैसे मनुष्य भोजन कर रहे हैं, कैसे उनका लक्षण है, कैसे उनका व्यवहार है, इस सब कारण क्या होता है कायिक विभिन्नता होता है। अगला है आनुवांशिक गुण। ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतानों में संचारित होते रहते हैं, ऐसे गुणों को आनुवांशिक गुण या पौत्रिक गुण कहते हैं। यानी कि देखिए आनुवांशिक गुण जो है ना वो क्या होता है ना जब माता पिता से, ठीक है, माता पिता से या फिर उनके पीढ़ी जो है ना उनका जो पहला पूर्वज है, ठीक है, उनका जो पूर्वज है या फिर उनके माता पिता से क्या होता है ना जो लक्षण ट्रांसफर होते रहते हैं आगे वाला जनरेशन में। यानी कि उनके माता पिता जो भी बच्चे जन्म लेंगे, उनके माता पिता या फिर उनके जो भी मतलब पूर्वज है उनके उन वाला क्या ना जो उनके अंदर वाला जो गुण है ना वो बच्चे में यानी कि संतान में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, इसको आनुवांशिक गुण भी बोलते हैं या फिर दूसरा नाम इसका है पौत्रिक
गुण। क्या बोलते हैं? पौत्रिक गुण भी इसको बोलते हैं और अनुवांशिक गुण भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं भाई साहब? तो क्या ना, जो ऐसा गुण जो माता पिता का, ठीक है, या फिर माता पिता का न हो करके भी क्या ना, जो उनके पूर्वज में से किसी एक का लक्षण क्या हो जाता है ना, आ जाता है, उसी को कहते हैं क्या? पौत्रिक गुण या फिर अनुवांशिक गुण। जैसे में आप लोग देखते होंगे गांव घर में कोई भी संतान जन्म लिया, कोई भी बच्चा जन्म लिया, ठीक है, अब कोनो बच्चा जन्म लिया, ओकर आंख करिया करिया, मान लो ओकर मम्मी के ना आंख ना करिया है, करिया करिया है, ठीक है। अब बच्चा जो जन्म लिया उसका भी आंख करियाबा पैदा हो गया, ठीक है, करियाबा हो गया, उसका आंख हो। अब जो कोनो बुढ़िया सब जो होगी ना, वो आएगी कहेगी कि ये बच्चा के ना आंख नहीं, कर मम्मी पर गेल है, कर माई पर गेल है, माइये के आंख रही करिया है, एला बच्चों के आंख हो गई करिया, ठीक है। तो वो क्या ना, तो मतलब बात को घुमा फिरा के कहेगी, ठीक है। तो ये सबसे क्या ना, जब बाल का रंग, आंख का रंग, उससे क्या पता चला ये कौन सा विभिन्नता है? तो ये जनित विभिन्नता है। कौन सा विभिन्नता है? जनित विभिन्नता, जिसमें आंख का रंग और बाल का रंग पता चले, ठीक है। दूसरा है क्या ना, जो लक्षण, जैसे मान लो कोनो कोनो जो बच्चा सब रहेगा ना, जो कोनो खेलेगा, कोई खेल करेगा, कोई चीज को उठा पटक के तोड़ फोड़ के मोड़ मोड़ मार के बराबर कर दे, जैसे मान लो कोई खिलौना तोड़ के कोई लाया खरीद के खिलौना, उस खिलौना का क्या करेगा? तोड़ के खोल के देखेगा, ठीक है। तो उसके जो मम्मी पापा जो होंगे ना, या फिर कोई जो घर में दादा दादी होंगे, वो कहेगा जो अपने पापा पे तो गया है, अपने पापा पे गया है, ठीक है, तो पापा पे गया है, पापा का जो लक्षण है वो बच्चे में ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब आप लोग क्या समझे? ये पौत्रिक गुण है, या फिर इसका दूसरा नाम है अनुवांशिक गुण, यानी कि उनके पूर्वज में से किसी एक का भी गुण अगर बच्चे में ट्रांसफर हो गया तो वो कौन सा गुण है भाई साहब? अनुवांशिक गुण, या फिर उसका दूसरा नाम है पौत्रिक गुण। समझे? चलिए, दूसरा है अनुवांशिकता। भाई साहब, अब ये तो अनुवांशिक गुण पढ़े, ये अनुवांशिकता फिर करने से आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए इसको भी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि देखो क्या ना, जो निम्न निम्न जो गुण है ना, या फिर कौनो गुण निम्न हो या फिर खराब हो, गुण तो गुणे होता है, ठीक है। अब क्या ना, जब बच्चा हो गया, या फिर क्या ना, जो उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके जो भी पीढ़ी है, पूर्वज है, उसमें क्या है? ट्रांसफर होते रहेगा, होते रहेगा। उसी को तो कहेंगे, क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता बोलते हैं। यानी कि देखिए क्या ना, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, अब मान लो क्या ना, जो दादा का पोता हुआ, ठीक है, फिर से वो पोता का फिर से पोता होगा, ठीक है। तो एक क्या है ना, जो पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक क्या होता है ना, जो ये लक्षण, ये गुण ट्रांसफर होते जाएंगे, बच्चे में जाता जाएगा, उसी को तो कहते हैं क्या? अनुवांशिकता। क्या बोलते हैं भाई साहब? इसको कहते हैं अनुवांशिकता। समझे? यानी कि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी क्या होगा ना, जो बच्चे में, संतान में लक्षण ट्रांसफर होते रहेंगे, उसी को तो कहते हैं अनुवांशिकता। यही है, एकदम छोटा सा है, आप लोग फटाफट से इसको करिए नोट डाउन, या फिर लीजिए स्क्रीनशॉट और अपने प्यारे प्यारे रसगुल्लो जैसे दोस्तों के पास फटाफट से कर दीजिए शेयर। चलिए, अब देखिए अर्थात, यानी कि अभी तो पढ़े हैं ना अनुवांशिकता, और उसका दूसरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पौत्रिक गुणों का संचरण अनुवांशिकता कहलाता है। जैसे मान लो कोई भी बच्चा जन्म लिया, ठीक है, उनके माता पिता क्या ना जनन किए होंगे, ठीक है, युग्मक क्या हुआ बना होगा, दोनों जब जनन किए होंगे तब क्या बना होगा? युग्मक बना होगा। अब वो जो युग्मक से क्या है ना, जो बच्चा जन्म लिया, यानी कि माँ वाला और जो पापा वाला जो मतलब था, जनन जब ये तो अंडाणु शुक्राणु मिले तो क्या बना? युग्मक बना। उस युग्मक से बच्चा का निर्माण हुआ। अब फिर से वो बच्चा जब क्या ना बड़ा होगा, ठीक है, वो भी जनन करेगा, ठीक है। जैसे में देखिए आपको समझाते हैं, जैसे में देखिए, ये है बचवा के पापा, का है? बचवा के पापा। ये है बचवा के मम्मी। ये करेंगे क्या? जनन। कथी करेंगे? जनन करेंगे। जब ये जनन करेंगे ना, तो इनका क्या ना, जो इनके पापा का शुक्राणु और इनकी मम्मी जी का अंडाणु दोनों मिलेगा, ठीक है, मिलेगा तो क्या बनेगा? जल्दी बताइए। युग्मक बनाएगा। युग्मक बन गया, इस युग्मक से क्या निकलेगा? एगो कलुआ बच्चा निकलेगा। क्या निकलेगा? एगो कलुआ बच्चा। अब ये जो बच्चा जो है, ये जो बच्चा है ना, वो धीरे धीरे क्या हुआ? बड़ा हो गया। क्या हुआ भाई साहब? ये बचवा हो गया बड़ा। एकरो भी किया जाए शादी बियाह, ठीक है। ये बच्चा हो गया बड़ा, इसको भी किया जाए शादी बियाह। अब इहो शादी करेगा एगो कलुई से, कर लिया शादी। अब इहो करेगा जनन, जनन करने के बाद इहो बनाएगा युग्मक, ठीक है। युग्मक से इहो एगो
क्या है ना, तो चमगादड़ जैसे बच्चे को क्या करेगा, जन्म देगा। अब देखिए क्या है ना, तो इसका जो युग्मक है, यानी कि इनके पप्पा का जो युग्मक था, इन दोनों का क्या ना, शुक्राणु अंडाणु जो दिए, ये दोनों आपस में क्या किया ना, डिस्ट्रीब्यूट किए, ठीक है, बांटे। ये शुक्राणु दिया, ये अंडाणु दिया। अब दोनों से मिलकर क्या बना, युग्मक बना। युग्मक से ये बचवा पैदा लिया, ठीक है। बाद में जो युग्मक वाला बचवा जो है ना, ये भी क्या करेगा, जनन करेगा, तो फिर से एगो युग्मक बनेगा, फिर से वो बचवा क्या होगा ना, जन्म लेगा। तो क्या होता है ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मक के माध्यम से, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मक के माध्यम से जो बच्चे में जो लक्षण ट्रांसफर होते हैं, उसी को तो कहते हैं आनुवांशिकता। यानी कि क्या ना, जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो युग्मक हुआ है, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है ना, जब बच्चों में जो लक्षण माता पिता के, उनके जो क्या ना, जो पूर्वज का जो लक्षण है वो ट्रांसफर होते रहता है। यानी कि माई वाला जो है ना बच्चे में गया, फिर बच्चा वाला, फिर उनके बच्चा में जाएगा, फिर उनके बच्चा वाला, फिर उनके बच्चा में जाएगा। यानी क्या ना, जब ये जो है ना युग्मक के माध्यम से उनके पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि एगो पीढ़ी खत्म हुआ, फिर दूसरा में जाएगा, यानी कि क्या ना, जो हर एक पीढ़ी में जाता जाएगा, उसी को तो कहेंगे क्या, अनुवांशिकता। समझे, कलुआ कलुई का किस्सा। अगला देखिए क्या, अनुवांशिकी या जेनेटिक्स। यानी कि अनुवांशिकी किसे कहते हैं और जेनेटिक्स किसे कहते हैं। देखिए क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। यानी कि जीव विज्ञान के बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी का वैसा शाखा, बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसमें क्या ना, जिसमें अनुवांशिकता, यानी कि जीव विज्ञान का ऐसा शाखा जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं अनुवांशिकी, या फिर इसी का दूसरा नाम है जेनेटिक्स। या फिर देखिए, अगर गलती से एग्जाम में तनी टपक गया, एग्जाम में आ गया, तो ये मत कहिएगा जो आकांक्षा मिस नहीं पढ़ाई थी ये जेनेटिक्स के बारे में। हमको तो पढ़ाई थी अनुवांशिकता के बारे में, अनुवांशिकी के बारे में। जेनेटिक्स तो कहियो पढ़ेबे न कि जेनेटिक्स क्या होता है। उस टाइम नहीं, जब माफी कपड़ा पकड़ के बैठ जाना हुए पड़ी, ठीक है, तो ऐसा मत करना भाई, बेइज्जती हो जाएगा। बात को समझो, ठीक है। तो ये जो है ना, जेनेटिक्स भी उसी को कहते हैं, अनुवांशिकी को उसी को कहते हैं। यानी कि बायोलॉजी का वैसा शाखा, जीव विज्ञान का वैसा शाखा जिसमें अनुवांशिकता और विभिन्नता दोनों के बारे में पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसी को कहते हैं अनुवांशिकी या फिर जेनेटिक्स कहते हैं। अगला देखिए क्या है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। यानी कि मेंडल साहब जो है ना, वो अपना एक नियम दिए थे, ठीक है, तो अपने नियम के अनुसार वो रख दिए नाम मेंडल का नियम। यानी कि जैसे में हमें कोई भी चीज का नियम देंगे जो आप लोग को पढ़ना है, ठीक है, ऐसा मत छोड़ के देखो, हमको पढ़ना है, पढ़ ही के रहना है। पढ़ के अच्छा नंबर लाओगे तभी तो हमको मिठाई मिलेगा ना, मिठाई के लिए कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना, जब मेंडल साहब ने कुछ नियम दिए, अब नियम दिए तो अपना नाम डाल दिए थे मेंडल का नियम। जैसे में हमें कोनो नियम देंगे तो क्या बोलेंगे, ये हमार नियम है, कांचा मिस का नियम, तो ये डाल दिया। आगे क्या है, मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। यानी कि देखो, ये मेंडल साहब ना, इनको ना अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है, मेंडल साहब को। यानी कि मेंडल साहब भाई साहब कौन है, इसका पूरा नाम क्या है, तो ये मेंडल साहब जो है ना, इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये जो मेंडल साहब है, इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये इनको बोला जाता है अनुवांशिकी का पिता। यानी कि अनुवांशिकी जो है ना, उसके बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या किया था ना, अनुवांशिकी शब्द का क्या किया था, खोज किया था, इसलिए इनको बोला जाता है अनुवांशिकता का पिता, अनुवांशिकी का पिता, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगने वाले साधारण मटर के पौधे या चयन किया गया मटर के पौधे का गुण स्पष्ट वितरित लक्षणों वाले होते हैं, जैसे लंबा पौधा तथा बौना पौधा। यानी कि जो मेंडल साहब जो है ना, ये तनी है बेसी काबिल, ठीक है, क्या है, तनी है बेसी काबिल। ये क्या करते हैं ना, जो एगो बड़का पौधा यानी कि लंबा पौधा ले लिए, एगो भुटवा यानी कि बौना पौधा ले लिए, मुछरवा कहाँ से बीच में चले आता है, ठीक है। मेंडल साहब क्या किए ना, जो एगो लंबा वाला पौधा ले लिए, एगो भुटवा ले लिए, दोनों क्या किए ना, जो ले लिए। अब दोनों में देखो क्या करवाएंगे, अपने प्रयोग से मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले गुण जैसे लंबे और बौने पौधे पर विचार किया। यानी कि आप दोनों ले लिए, लंबो ले लिया, भुटवो ले लिया, दोनों पौधा ले लिया। अब क्या ना, तो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं जो अब क्या किया जाए। तो भुटवा को भी ले लिए हैं, लमड़का को भी ले लिए हैं,
क्या करना है देखिए, अपने प्रयोग में मेंडल ने एक बौने पौधे के सारे फूलों को खोलकर उनके पुकेसर हटा दिए। यानी कि बौना पौधा जो था ना, भुटवा पौधा था ना, उसको क्या किया ना, जो फूल को खोल दिया, सारे भागों को अलग अलग कर दिया। यानी कि जो भुटवा पौधा है, ठीक है, लंबा पौधा था वो तो ठीक ठाक लंबा है, जो भुटवा है उसको क्या किया, फूल सबको हटा दिया, चीर फाड़ के अलग कर दिया, और उसमें जो पुकेसर था, सारा पुकेसर को क्या किया, हटा दिया, तोड़ के हटा दिया, तोड़ के हटा दिया, ताकि उनमें स्वपरागन न हो सके। अब हटा दिए, हटाने के बाद क्या है ना, वो अपना दिमाग लगाते हैं, जो ये पुकेसर को हटा दिया, अभी हटाने के बाद क्या होगा भाई, पुकेसर ही नहीं रहेगा तो स्वपरागन कैसे होगा, ठीक है, पुकेसर रहेगा तभी तो स्वपरागन होगा, इसलिए पुकेसर को हटा दिए, ठीक है। अब स्वपरागन तो नहीं हो पाएगा, आगे देखिए फिर से वो कुछ करते हैं, फिर से लक्षण सुधरने वाला नहीं है इनका। उन्होंने एक लंबे पौधों के फूलों को खोलकर उसके परागकणों को निकालकर बौनों पौधों के फूलों के वर्तिकावर पर गिरा दिया। यानी क्या किया ना, जो लंबा पौधा था ना, उसका परागकण, जो देखो जैसे हम भुटवा पौधा लिए थे, भुटवा पौधा का क्या किया, जब फूल को तोड़ करके उसके अंदर का पुकेसर तोड़ फाड़ के हटा दिए, और लंबा वाला जो पौधा था ना, उसको लिए, लेने के बाद क्या ना, जो उसके फूल को खोल दिए, पौधा लिए उसके फूल को ऐसे करके खोल दिए, खोलने के बाद क्या किया ना, जब परागकण को निकाल कर उसके अंदर जो परागकण था ना, उसको निकाल दिया ऐसे करके, और बौना पौधा के वर्तिकाग्र में क्या किए, परागकण निकाल के और बौना पौधा के वर्तिकाग्र में डाल दिए। अब क्या होगा देखिए, विपरीत गुण वाले इन दोनों जनक पौधों को मेंडल ने जनक पीढ़ी कहा तथा इनमें पी अक्षर से इंगित किया। यानी क्या ना, दोनों में अलग अलग गुण था, दोनों में अलग अलग लक्षण थे। अब एगो बौना था, एक था भुटवा, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या थे, उल्टा थे, विपरीत थी, अपोजिट था, क्या था, उल्टा था, विपरीत था और अपोजिट था, दोनों एक दूसरे से था, ठीक है। तो क्या किया ना, जो एव का नाम ना पीढ़ी, जनक पीढ़ी नाम रख दिया, यानी कि भुटवा और लंबा का जो भी करवाया था वो, उसको क्या किया, जनक पीढ़ी नाम रख दिया, और उसको ना पी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है भाई साहब, पी से, याद रखिएगा। इस प्रकार के परागण के बाद जो बीज बने उसमें उत्पन्न सारे पौधे लंबे नस्ल के हुए। यानी कि ये जो देखो क्या ना, जो जनक पीढ़ी से जो भी बीज निकला, यानी कि देखिए ये जो भुटवा है और जो लंबा है, दोनों के संयोग से, दोनों के मिलने के कारण क्या होगा ना, जो इसमें से क्या निकला भैया, जो भी बीज निकला, बीज से जो भी पौधे जो हुए, वो पौधे क्या हुआ, एकदम लंबा लंबा हुआ, ठीक है। पौधे क्या हुए, बीज से उत्पन्न होने वाले सारे पौधे कैसे हुए, लंबे हुए। इस पीढ़ी के पौधों को मेंडल ने प्रथम संतति कहा। यानी कि ये जो है ना, बीज से, यानी कि जो पहला जो फूल को करवाए थे लंबा और भुटवा को आपस में जो मिलाए थे, मिलाने के बाद जो बिची हुआ, बीज हुआ, ठीक है, उससे जो भी दूसरा पेड़ जन्मे, जो भी अच्छा नस्ल का, यानी कि लंबा लंबा पौधा जो हुआ, उसका क्या नाम रखे, प्रथम संतति नाम रखे। क्या नाम रखे भाई साहब, प्रथम संतति। यानी कि इसको क्या बोले, ये पहला बार जो उस बिच्ची से जो पौधा हुआ उसको क्या बोले, प्रथम संतति। यानी कि प्रथम संतति को F1 से सूचित करते हैं, किससे करते हैं, F1 से सूचित करते हैं। F1 पीढ़ी के पौधों में दोनों जनक पौधे पी के गुण अर्थात लंबा और तथा बौना मौजूद था। यानी कि देखिए F1 पीढ़ी में, यानी कि प्रथम संतति में क्या था ना, दोनों को लक्षण उपलब्ध था। यानी कि भुटवा पौधा का भी लक्षण थोड़ा मोड़ा आया था और लंबा पौधा का भी लक्षण क्या था, आया था। यानी कि दोनों का लक्षण क्या था ना, मौजूद था वहां पे। चूंकि लंबेपन वाला गुण बौने पर अधिक प्रभावित है। यानी कि देखो क्या ना, जो लंबा जो गुण है ना, वो भुटवा वाला पे, छोटका वाला पे, बौना वाला पे क्या ना, जो अधिक पावरफुल हो गया। यानी कि क्या ना, जो ये कमजोर पड़ गया, भुटवा क्या हुआ, कमजोर पड़ गया, और लंबा वाला क्या हुआ, जो हावी रह गया, बड़ा हो गया, इससे ज्यादा पावरफुल था। इसलिए सारे बीज जो हुए ना, वो किसके हुए, तो लंबे पौधे का बीज हुआ। ये तो भुटवा रह गया, दबा हुआ के वहीं पे मर गया, ठीक है। तो इसका जो भी है ना, जो बौना पौधे का जो बीज है वो नहीं हुआ, और जो भी बीज क्या हुए ना, जो भी बीज हुए वो लंबे पौधे का ही हो गया। बौनेपन का गुण मौजूद होने के बावजूद पौधे लंबे ही हुए। प्रभावी गुण जैसे लंबाई को मेंडल के टी तथा इसके विपरीत, यानी कि देखो ये जो पौधा जो लंबा लंबा हुआ ना, उसको ना मेंडल किससे सूचित करते हैं भाई साहब, टी से। यानी कि क्या ना, जो भुटवा पौधे का भी लक्षण था, लंबा पौधे का भी लक्षण था, लेकिन भुटवा पौधा यानी कि बौना पौधा का जो लक्षण था ना, वो
लंबे पौधे के आगे एकदम कमजोर पड़ गया, दुबक गया, ठीक है। तो क्या हुआ ना, दुबक गया, कमजोर पड़ गया, तो वहां पे ना पावरफुल कौन था, तो ये लंबा पौधा था। तो क्या हुआ ना, जो सारे बीज लंबे पौधे के हो गए और फुटवा कमजोर पड़ गया, बौना क्या हुआ, कमजोर पड़ गया, इसलिए इसके बीज नहीं हो पाए। और इसको क्या ना, जो लंबे पौधे को किससे सूचित करते हैं, टी से। मंडल साहब, लंबे पौधे को किससे सूचित करते हैं भाई साहब, जल्दी बताइए, टी से करते हैं। लक्षण, बौनेपन, जो अप्रभावी हैं, जो उन्होंने टी अक्षर से इंगित किया। F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे हुए, यानी कि पहला संतति जो हुआ ना, प्रथम संतति हुआ, जो F1 पीढ़ी के जो भी पौधे हुए वो सारे के सारे क्या हुए, लंबे लंबे पैदे हुए, लंबे लंबे हुआ। F1 पीढ़ी के पौधे का जब आपस में प्रजनन कराया गया, तब अगली पीढ़ी के पौधों में लंबे और बौने पौधे का अनुपात 3:1 गया। यानी कि देखिए, पहला बार क्या है ना, वो जो बीज हुआ था, यानी कि भुटवा का और लंबा पौधे का जो बीज हुआ था, उसमें क्या ना, सारे के सारे पौधे कैसे हुए थे, लंबे हुए थे। लेकिन दूसरी बार जब क्या ना, जो उसी बीज को जब दूसरी बार रोपा गया, तो क्या हुआ ना, दोनों का प्रजनन करवाया गया, तो फिर से क्या हुआ ना, जो लंबा भी आया कुछ पौधा बौना भी आया, यानी कि कुछ पौधा, यानी कि 3:1। 3:1 में क्या है ना, जो कुछ पौधा ना लंबा भी हुआ, कुछ पौधा क्या हुआ, बौना भी हुआ। अर्थात कुल पौधों में से 75% पौधे लंबे तथा 25% पौधे बौने हुए। यानी कि सारे के सारे बीज में से क्या हुआ ना, जो 75% क्या हुआ, लंबा लंबा पेड़ हुआ, लंबा लंबा पौधा हुआ, क्या हुआ, 75% लंबा लंबा पौधा हुआ, और बचा 25%। अब ये जो 25% है ना, वो क्या हुआ, भुटवा पौधा हुआ। 25% पौधे शुद्ध लंबे तथा शेष 50% शेष संकर नस्ल के हुए। यानी कि देखिए, 75 में से क्या हुआ ना, जब 25% बौना हुआ, ठीक है, 75 में से क्या, 25% बौना पौधा हुआ, लेकिन जो बचा 50% ना, ये क्या हुआ, संकर नस्ल के, यानी कि अच्छा वैरायटी का। जैसे में जिसको हाइब्रिड जिसको बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड का कोई भी बीज ले जाते हैं ना वहां पे शॉप पे, दुकान पे, ठीक है, तो ये क्या हुआ ना, संकर बीज का नस्ल का हुआ। संकर नस्ल का मिस होता है अच्छा नस्ल का गुण वाले जो बीज होते हैं वो हुआ। यानी कि 50% भुटवा हो गया, और जो 25% क्या हुआ ना, जो भुटवा पौधा हो गया, जो बचा 50% ये क्या ना, जो अच्छा नस्ल का बीज हो गया। अर्थात संकर नस्ल के लंबे पौधे के प्रभावी गुण तथा अप्रभावी गुण के मिश्रण थे। इस आधार पर F2 पीढ़ी के पौधों के अनुपात में 1:2 1 से दर्शाया गया। यानी कि देखिए क्या ना, जो F2 पीढ़ी, यानी क्या ना, F1 पीढ़ी में पहला क्या था ना, जो पहला संतति था, पहला क्या था, F1 पीढ़ी में पहला बार जनन करवाया गया था। दूसरा बार क्या ना, जो F2 पीढ़ी में करवाया गया, तो उस समय क्या हुआ ना, जो भुटवे पौधे यानी कि बौने पौधे भी हुए थे और लंबे भी हुए थे। यानी कि F1 पीढ़ी में सारे के सारे लंबे हुए थे, और F2 पीढ़ी में क्या हुआ ना, जो कुछ बौने भी हुए थे और कुछ क्या हुआ ना, जो लंबे भी हुए। यानी कि 50% क्या हुआ ना, जो अच्छा नस्ल के बीज हुए, और जो 25% जो है ना, वो क्या हुए, भुटवा पौधा हुआ। ठीक है। आगे है, इस प्रकार मेंडल ने पाया कि जीवों में आनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है। अब देखिए क्या ना, जो वो जो सोचे ना, जो क्या हुआ ना, जो लंबा जो पौधा है, भुटवा जो पौधा, दोनों को करवाएंगे आपस में जनन, तो क्या हुआ ना, या फिर सारे के सारे लंबे होंगे या फिर सारे के सारे बौने होंगे, तो ना ना ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, माँ बाप का लक्षण बच्चों में जाता ही है। ठीक है, एक पीढ़ी में नहीं गया तो दूसरे पीढ़ी में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो उसी से इनको पता चला, जो लंबे पौधे का और बौने पौधे का जब ये संकरण करवाए हैं, ठीक है, जो लंबे और पौधे क्या ना, लंबे पौधे का और जो बौने पौधे हैं, दोनों को आपस में जनन करवाए ना, क्या हुआ ना, जो अगला पीढ़ी में गुण गया। पहला पीढ़ी में तो आपको पता है ना, जो F1 पीढ़ी में इनका गुण गया ही नहीं। यानी कि क्या ना, जो बौने पौधे का गुण तो नहीं गया ना F1 पीढ़ी में, लेकिन F2 पीढ़ी में क्या हुआ ना, जो बौने पौधे का गुण गया। यानी कि इनको इस बात से पता चला, जो F2 पीढ़ी में जो अगर गुण जा सकता है, तो इससे क्या पता चला ना, जो ये जो आनुवांशिकता का जो गुण होता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण है ना, वो जाते हैं ना माँ बाप के, जो पीढ़ी दर मतलब जो भी माँ बाप जन्म देते हैं अगला संतति को, अगला जो उनका जो पीढ़ी रहता है उनको जन्म देते हैं ना, उसमें क्या होता है ना, जो आनुवांशिक गुण जो होता है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है ना, जो बच्चों में ट्रांसफर होता रहता है।
अगला है लिंग निर्धारण, यानी कि देखिए अब क्या ना, जब कोई भी मनुष्य या फिर कोई भी जीव जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं तो लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कि कैसे लड़की जन्म लेती है, कैसे लड़का जन्म लेता है, वो भी हम लोग को पढ़ लेना है इसी में। अब देखिए क्या है, लिंग प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से युग्मक बनता है, यानी कि देखिए ये क्या है, नर है, क्या है भाई साहब, नर है, ये क्या है, मादा है, यानी कि देखिए ई है मेल, ई है फीमेल, ठीक है। अब क्या है ना, जो आप लोग सबको पता है मेल क्या देगा भाई साहब, ये देगा शुक्राणु। ये जो बैलूनमा की तरह जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, शुक्राणु है, बैलून नहीं समझ लीजिएगा, ये शुक्राणु है, ये लड़के में पाया जाता है। लड़के लोग गौर से देखें, क्या है, शुक्राणु है, स्पर्म है, लड़के में पाया जाता है, बैलून नहीं है, ठीक है। क्या है ना, जो इसमें से क्या मिलता है, बताओ जल्दी फटाफट से, इसमें मिलता है अंडाणु, यानी कि शुक्राणु हो गया, अंडाणु हो गया, ओ नो, अंडाणु, ठीक है। एक क्या है, शुक्राणु है, दूसरा है अंडाणु, ठीक है। दोनों आपस में संयोग करेंगे, आपस में मिलेंगे, बनाएंगे क्या, युग्मक साहब को जन्म देंगे, युग्मक बनाएंगे, यहाँ पे बनाया हुआ है ना, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलेगा, क्या बनेगा भाई साहब, युग्मक बनाएगा। अगला देखिए, विकसित होकर अपने जन को जैसा नर या मादा जीव बन जाता है। जीवों में लिंग का निर्धारण क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अब बताइए आप लोग फटाफट से, क्या क्रोमोसोम होता है, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, भूतवा सब कहेगा, 23 जोड़ा नहीं होता है, कहा रहेगा तू सब, कितना होता है भाई साहब, 23 जोड़ा होता है, कितना होता है, 23 जोड़ा। अब क्या ना, जब कैसे आप तो बताइबे नहीं कि जो लड़की कैसे जन्म लेती है, लड़का कैसे जन्म लेता है। अब देखिए क्या है, देखो इसमें पाया जाता है एक्स वाई, इसमें पाया जाता है एक्स एक्स, यानी कि देखिए मादा में होता है एक्स एक्स क्रोमोसोम, नर में होता है एक्स वाई। अब क्या है देखिए, इसमें का ना अगर वाई चला आए, इसमें का एक एक्स चला आए, यानी कि एक्स और वाई मिल जाए तो लड़कावा होगा। इसमें का क्या ना, जो एक्स आ जाए, इसमें का एक्स आ जाए, यानी कि एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये होगा लड़किया। यानी कि क्या ना, जब माता के या फिर पिता में से कोई एक क्रोमोसोम अगर आ जाए, ठीक है, या फिर एक्स आ जाए, या फिर क्या ना जो एक्स वाई आ जाए, ठीक है, एक्स 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 आ जाए या फिर एक्स वाई आ जाए, तो क्या ना, जो उसी से पता चलता है जो लड़का हुआ कि लड़कियां। यानी कि अगर पापा से वाई मिल गया, मम्मी से एक्स मिल गया, तो या क्या बन जाएगा, एक्स वाई बन गया। यानी कि पापा से क्या मिल गया, एक्स मिल गया, या फिर क्या ना, जो मम्मी से भी एक्स मिल गया, तो क्या बनेगी भाई साहब, जल्दी बताओ, मादा बनेगा, क्या बनेगा, मादा। अगर मान लो मम्मी से एक्स ले लिया, पापा से वाई ले लिया, क्या बन जाएगा, नर बन जाएगा, ठीक है। तो इसी से लिंग का निर्धारण होता है, इसी से क्या ना, जो लड़का या फिर लड़की बनता है, ठीक है। इसी कारण क्या होता है ना, जो इस क्रोमोसोम का ही खेल है, इस क्रोमोसोम के कारण ही क्या होता है ना, जो नर बनता है या फिर मादा। या फिर देखते होंगे जो कोई भी बच्चे जन्म लेते हैं, तो क्या होता है ना, जो लड़का रहता है कि लड़की रहता है, यानी कि लिंग निर्धारण कहाँ होता है, गर्भ में ही होता है, माँ के क्या है, पेट में ही होता है, माँ के कोख में ही होता है। तो कैसे होता है, ये सब क्रोमोसोम का खेल है, समझे। चलिए आप लोग को समझा दिए थे हम लोग, पिछले जो पेज है उसमें हम लोग पढ़ लिए थे जो लिंग निर्धारण कैसे होता है। चलिए अब क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं भैया, क्रोमोसोम क्या होता है, कितनी संख्या में मनुष्य में पाया जाता है, वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि जितने भी मनुष्य होते, जितने भी मानव होते, जितने भी आदमी होते हैं, उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं भाई साहब, कितने होते हैं, 23 जोड़ा। कितने होते हैं, 23 जोड़ा। इनमें 22 जोड़े क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं, यानी कि 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है ना, वो एक के तरह का, यानी कि जिसको हम लोग कहेंगे जुड़वा भाई जिसको बोल सकते हैं, वो एकदम कहना जो एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के सेम टू सेम होता है, एक दूसरे के समान दिखने वाला होता है। 22 जोड़ा क्या होता है, एक दूसरे के समान दिखने वाला, जिसे ऑटोसोम कहते हैं, यानी कि जो एक दूसरे के समान दिखेगा। जैसे में देखो 22 को जो होता है ना, वो एक्स 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 ऐसा ही करके कितना होगा, 22 को एक्स एक्स होगा। तो 22 को जो एक्स एक्स यानी कि एक के तरह का, जो एक्स है क्या है ना, एक ही तरह का जो दिखने वाला है, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, जल्दी बताओ आप लोग, ऑटोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोसोम। 23वां जोड़ा विभिन्न आकार का होता है, यानी कि देखो 22 गो एक ही तरह का होता है, एक्स एक्स होता है, लेकिन 23वां जो होता है ना, वो छिछोड़ा क्या होता है, अलग हो जाता है, उसका नाम क्या है, वाई है, ठीक है।
मतलब देखो लड़कियन सब जो होती है ना एकदम सीधा सपट्टा एकदम अच्छा बच्चा की तरह होती है, यानी कि 22 को है ना वो सीधा सपट्टा अच्छा बच्चा की तरह। और 23वां जो हो गया ना वो छिछोरा हो गया, क्या हो गया, छिछोरा हो गया। इस सबसे अलग है, किसी से माने मतलब नहीं, एकदम सबसे अलग है। इसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। जो सामान दिखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम। लेकिन ये सबसे अलग हो गया, जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और ये तो अलग जो हो गया ना, इसका क्या काम है, तो ये ना इसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं भाई साहब, लिंग क्रोमोसोम। इस वाई को क्या बोलते हैं, लिंग क्रोमोसोम। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये लिंग क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक होता है एक्स वाई, नर में होता है, एक होता है एक्स और वाई, दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। देखिए एक्स और वाई होता है, ठीक है, एक्स वाई होता है और एक्स एक्स होता है ना, दोनों जो होता है ना वो क्या होता है, क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। एक्स एक्स वाला भी होता है और एक्स वाई वाला भी क्रोमोसोम क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन मादा में केवल दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं। यानी कि देखिए नर जो है, नर मीन्स होता है लड़का, लड़का के अंदर क्या होता है ना, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है, यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। लेकिन वही बात करें मादा का, किसका बात करें हम लोग, मादा का, यानी कि लड़की का। लड़के में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। यानी कि लड़के की बात करें तो लड़के में कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो एक्स वाई क्रोमोसोम होता है। वही लड़की का बात करें तो लड़की में कौन सा क्रोमोसोम होता है भाई साहब, एक्स एक्स लड़की में होता है और एक्स वाई लड़के में होता है। जैसे कारण क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। इसी के कारण इसी क्रोमोसोम का खेल है जो लड़की और लड़के जन्म लेते हैं, इसी क्रोमोसोम के चक्कर में, ठीक है। एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है। और ये जो एक्स और वाई जो क्रोमोसोम है ना, यही क्या करता है ना, जो कि लड़की को जन्म देना है कि लड़का बनेगा, ये जो बचवा है लड़का बनेगा कि लड़कियां बनेगी, ये कौन करता है निर्धारण, तो एक्स वाई करता है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों मिलके क्या करता है ना, जो निर्धारण करता है, जो इसको लड़कियां बनाना है कि लड़का बनाना है, ठीक है। दोनों को कौन निर्धारित करता है, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर क्या करता है, जो लड़की को जन्म देना है कि लड़का को जन्म देना है, दोनों का विचार, दोनों का निर्धारण, दोनों का फैसला ये एक्स और वाई करता है। अगला टॉपिक हम लोग है समजात अंग। भाई साहब ये समजात अंग क्या हो गया, इस चैप्टर में से करने से टपक गया है भैया, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हैं। यानी कि देखिए समजात अंग हम उसको कहेंगे ऐसे अंग, ठीक है, ऐसे अंग जो दिखने में समान है। समजात में ऐसे अंग जो दिखने में समान है परंतु वातावरण के अनुसार अलग अलग कार्यों का संपादन करते हैं, ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। यानी कि देखिए समजात अंग जो है ना वो दिखने में एकदम सेम टू सेम है। फॉर एन एग्जाम्पल मेंढक का पैर देख लीजिए, मेंढक का जो आगे वाला पैर होता है वो पीछे वाला नहीं आगे वाला, वो देख लीजिए। मनुष्य का हाथ देख लीजिए, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है लेकिन काम क्या है, अलग अलग। तो ये समजात अंग जो होता है ना दिखने में एकदम एक ही होता है लेकिन काम अलग अलग होता है, वातावरण के अनुसार काम अलग अलग होता है। जैसे में छिपकली का आगे वाला देख लीजिए पैर और मनुष्य का हाथ देख लीजिए, दिखने में दोनों सेम है लेकिन कार्य क्या है, अलग अलग है, काम क्या है, अलग अलग है। छिपकली का काम है जो किसी भी चीज को ना पकड़ के एकदम उस पर खड़े हो जाना, दीवार से चिपक जाना, छिपकली का काम है, ठीक है। और वही मनुष्य का जो हाथ है वो दीवार से चिपकेगा, वो छिछाल के दीवार पर से एकदम नीचे ही गिर जाएगा। तो इसलिए देखिए जो भी है ना क्या छिपकली का काम क्या है, दीवार से चिपकना, ठीक है। और जो भी मनुष्य है उसका काम क्या है, हाथ का काम क्या होता है, जैसे में पढ़ना लिखना, ठीक है, और भी बहुत सारा काम होता है हाथ से, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे समजात अंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए मेंढक, पक्षी, मनुष्य, बिल्ली के अग्रपात आदि। यानी कि जैसे में देख लीजिए मेंढक, ठीक है, जिसको कहते हैं बेंग, उसको देख लीजिए, पक्षी को देख लीजिए, मनुष्य को देख लीजिए और बिल्ली के अग्रपात यानी कि आगे वाला पैर को देख लीजिए। ये सब क्या होता है ना दिखने में समान होता है। आप तो कहिएगा तो मनुष्य का तो आगे वाला पैर नहीं होता, वो तो हाथ होता है। जी वही वही वही, तो हाथ हो गया, मनुष्य के आगे वाला हाथ हो गया, मेंढक का हो गया, ठीक है। उसके बाद मनुष्य हो गया, बिल्ली हो गया, ये सब का जो आगे वाला पैर होता है ना, ये सब क्या होता है ना दिखने में समान होता है लेकिन काम क्या होता है भाई साहब, अलग अलग होते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से अपने चैप्टर की ओर।
समजात अंग अथवा समरूप अंग, यानी कि समजात अंग किसको कहते हैं, समजात किसको कहते हैं, समरूप किसको कहते हैं। समराप जो समजात अंग है वो तो आपको समझ में आ गया, दिखने में समान है, काम अलग अलग है, ठीक है। अब क्या है समरूप अंग, ऐसे अंग जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक दूसरे के भिन्न होते हैं, यानी कि समरूप अंग को कहते हैं जो वो ना बनावट की दृष्टि से, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग दिखता है। समरूप अंग जो है ना, जब क्या ना जो ये रचना के दृष्टिकोण से, यानी कि जब बढ़ेगा उसके अनुसार क्या ना जो एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, परंतु वे एक ही प्रकार के काम करते हैं, यानी कि दिखने में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं लेकिन काम एक एक होता है। जैसे में देखिए क्या ऐसे अंग समजात अंग कहलाता है, मतलब देखिए जो दिखने में समान नहीं है और काम क्या है एक जैसा है, मतलब दिखने में समान नहीं है अंग लेकिन काम एक के जैसा करता है, उसको क्या बोलते हैं, समजात अंग नहीं समरूप अंग कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज दिखने में सेम लगे और काम अलग अलग करे तो वो समजात अंग है। जैसे में आप लोग देख लीजिए, पक्षी का आगे वाला जो होता है ना पैर, और मनुष्य का देख लीजिए हाथ, ठीक है, दिखने में क्या है समान है लेकिन काम क्या है अलग। पक्षी का काम ऐसे ऐसे फड़फड़ाना, क्या करेगा, ऐसे ऐसे फड़फड़ाएगा, मनुष्य जाकर फड़फड़ाएगा, छत पर चढ़ के फड़फड़ाएगा, ऐसे गिरेगा, टंगड़िया बा टूट जाएगा, हाथवा टूट जाएगा, ठीक है। उसको बाद देख लीजिए मेंढक का आगे वाला देख लीजिए, छिपकली के आगे वाला देख लीजिए, ये सब क्या है ना जो दिखने में एक जैसा लगता है, दिखने में लगे कि वाह ये तो एक ही आदमी का टंगड़िया है, ये तो एक ही दोनों आदमी का टंगड़िया है, ये एक ही आदमी का टंगड़िया है, ये दोनों का एक ही के हाथ हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है दिखने में एकदम समान होता है लेकिन काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। या फिर क्या ना देखो दिखने में समान रहेगा काम अलग अलग रहता है, उसको क्या बोलते हैं समजात अंग। जो दिखने में अलग अलग रहेगा और काम एक जैसा करता है उसको क्या बोलते हैं समरूप कहते हैं। देखिए तितली तथा पक्षी के पंख उड़ने का काम करते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना और उत्पत्ति अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे में आप लोग देखिए तितली को आप लोग देखे होंगे, तितली का जो पंख होता है, ठीक है, मान लीजिए ये तितली है, ठीक है, इसका जो ऐसे ऐसे पंख होता है, इसका दुगो सूर निकल गया, ठीक है। तितली का जो पंख है ना, ठीक है, उसका भी काम है उड़ना, और पक्षी का जो पंख होता है ना उसका भी काम है उड़ना, यानी कि काम सेम है लेकिन उसका जो संरचना है बनाने का तरीका है, जो तितली का पंख की संरचना बनावट की दृष्टि से वो क्या है ना अलग अलग है, संरचना की दृष्टिकोण से क्या है ना अलग अलग है। मतलब सिंपल सी साधारण और देशी भाषा में आप लोग समझिए, जो पंख जो है तितली के पंख और पक्षी के पंख दिखने में लगेंगे क्या अलग अलग, दिखने में क्या लगते हैं अलग अलग, और काम क्या है उड़ना ही काम है, सेम ही काम है, ठीक है। तो दिखने में लगता है अलग अलग लेकिन काम है एक जैसा, उसको क्या बोलेंगे जल्दी बताइए, समरूप अंग बोलते, क्या बोलते हैं समरूप अंग। जो दिखने में एक जैसा नहीं है और काम क्या है ना जो एक जैसा क्या करता है उसको क्या बोलते हैं समरूप। जो दिखने में एक जैसा हर काम अलग अलग करता है उसको क्या बोलते हैं समजात। याद रखिएगा आप लोग। अगला टॉपिक है अवशोषी अंग। भाई साहब ये अवशोषी अंग क्या है, वैसे अंग जो शरीर में होते हैं किंतु काम नहीं करते हैं, यानी कि ऐसा शरीर का अंग जो क्या ना जो हम लोग के शरीर के अंदर है लेकिन उसका काम ही नहीं है, वो नहीं हो रहेगा ना तभी हम लोग उसके बिना जिंदा रह सकते हैं। जैसे में क्या होगा, ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर में नहीं रहने पर भी काम होगा, भाई साहब हम लोग को तो पता ही नहीं था। भाई ये अपेंडिक्स है, ठीक है, अपेंडिक्स है, ये नहीं हो रहेगा ना तो हम लोग जीवित रह सकते हैं। और भी अंग है, ठीक है, आपको पहले पढ़ लेना समझा क्या होता है शोषी अंग क्या होता है, यानी कि वैसे अंग जो हमारे शरीर में रहेगा उसका कोई जरूरत नहीं, उसका कोई काम ही नहीं है, वो नहीं हो रहेगा तो हम लोग जीवित रह सकते हैं, ठीक है। जैसे में देखिए क्या है ना कान का पन्ना, यानी कि क्या है ना कान पल्लव, ठीक है, अपेंडिक्स हो गया, ब्रहारोम हो गया, यानी कि शरीर का बाल, ये सब नहीं हो रहेगा ना तो इस सब का हम लोग को जरूरत नहीं है, इसके बिना हम लोग जीवित रह सकते हैं। तो इसको कहते हैं अवशोषी अंग, यानी कि ये नहीं हो रहेगा इसके बिना हम लोग जीवित रह जाएंगे, क्या कहलाएगा भाई साहब जल्दी बताइए, अवशोषी अंग कहलाएगा। आगे है जैव विकास। पृथ्वी पर विद्वान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाला सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाला परिवर्तन के कारण हुआ। यानी कि देखिए जो जो क्या ना जो पृथ्वी पर
जो भी जीव जंतु ना पहले से मौजूद है, ठीक है, पहले ही से क्या है ना पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु है, जिसका क्या है ना जब वातावरण के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंजेस आए हैं, वातावरण के अनुसार क्या हुआ ना जो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, सजीव जगत में होने वाला इस परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं। और ये देखिए क्या ना जब कोई भी जीव जंतु जो है ना जिसके शरीर में, ठीक है, जिसके शरीर में क्या है ना जो कोई भी वातावरण के अनुसार पर्यावरण के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है, उसको कहते हैं जैव विकास। यानी कि क्या बोलते हैं, धीरे धीरे परिवर्तन जो हुआ है, जो भी पहले से जीव जंतु धरती पे मौजूद थे उनके शरीर में कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, जैव विकास, ठीक है। इसमें जीवों के प्रारंभिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी कि देखिए ये जो जैव विकास है ना, इसमें क्या ना जीव, कौन से जीव पहले कब थे, पहले कैसे थे, कैसा उसका मतलब बनावट था, उसका मतलब संरचना कैसे था, यानी कि इस सब के बारे में हम लोग को इसमें अध्ययन करना है। किसमें, जैव विकास में। जैसे में देखिए चमगादड़ का ही पंख हो गया, ठीक है, जैसे में ये तितली सॉरी पक्षी का हो गया, ठीक है, दोनों का क्या है ना तो मतलब पंख ही है, लेकिन क्या ना वातावरण के अनुसार कुछ न कुछ चेंजेस आए हैं दोनों में। पक्षियों का काम है पंख का उड़ना ही, इस चमगादड़ का भी पंख का काम क्या है, उड़ना ही, लेकिन दृष्टि से, वातावरण के दृष्टि से, ठीक है, वातावरण के कारण थोड़े थोड़े इनमें परिवर्तन आया है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, जैव विकास कहते हैं। अगला है लैमार्क का सिद्धांत। आप देखिए ये जो लैमार्क साहब जो है ना, ये काका हम लोग को बता रहे हैं, उन्होंने उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया और कहा कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं अगले पीढ़ी में वह अंग थोड़े बड़े आकार के उत्पन्न होते हैं। और ये जो लैमार्क जी जो है ना, ये क्या किया ना, जो अपना कुछ सिद्धांत दे दिया, अपना कुछ रूल्स दे दिया, अपना कुछ बोल दिए, तो भाई साहब वही थोड़ी हो जाएगा। हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य, और ये लैमार्क साहब भी क्या एक मनुष्य है, तो मनुष्य है, कुछ भी बोल देंगे थोड़ी हम लोग के कहने से हो जाता। जैसे मान लो जो पहले के समय में ऐसा होता था, हम लोग के रामायण में ऐसा लिखा हुआ है, जो कोई भी भगवान जी को कोई भी आदमी जाए बोल दे जा तू भस्म हो जाएगा, तो भस्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, पहले था, ठीक है। तो ऐसा ही लैमार्क साहब ने क्या बोला ना, जो कोई भी जो जीव जंतु है जिस भी अंग का ज्यादा यूज करता है ना, वो अगली पीढ़ी में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यानी कि जैसे में कोई भी जीव जंतु, जैसे मान लीजिए हम ही को ये वाला हाथ का तनी ज्यादा यूज कर रहे, क्यों, लिखने में, सबको पढ़ाने में, तो ये वाला हाथ ना अगला पीढ़ी में हमारा जैसे में इतना कहना, तो ये दो हाथ के और हो जाएगा, तनी सा इतनी सा और बढ़ जाएगा, इतना सा और बढ़ जाएगा। भाई साहब ऐसा नहीं है, ठीक है, इन्होंने ऐसा बताया है, आप लोग मत सोच लेना जो आप लोग का भी बढ़ जाएगा। जबकि किसी अंग का प्रयोग नहीं करने पर अगली पीढ़ी में वो छोटा हो जाता है। और ये भी बताया है जो भी अंग का आप यूज कम से कम कीजिएगा या फिर यूज नहीं कीजिएगा, वो अंग क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और ये भी हम लोग को बताया गया, जो सांप ने अपने पैरों का यूज नहीं किया, इसलिए क्या हुआ ना, जो अगली पीढ़ी आते आते सांप के पैर हट गए, इन्होंने बताया ऐसा। और एक बात इन्होंने ये भी बताया, जिराफ ने अपने गर्दन का ज्यादा यूज किया, इसलिए इसका गर्दन क्या होना, लंबा हो गया। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मान लीजिए हम अपने हाथ को बहुत यूज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप लोग को पढ़ा रहे हैं, मेरा हाथ एक बित्ता बड़ा हो जाएगा, एक हाथ थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, तो एगो हाथ कम में रह जाएगा, एगो हाथ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। होता है जैसे में इन्होंने बताया, सांप का जो पैर है, सांप ने पैर का यूज नहीं किया तो सांप का पैर विलुप्त हो गया। जिराफ ने गर्दन का यूज ज्यादा किया तो गर्दन उसका बड़ा हो गया। तो इनका जो सिद्धांत है ना, ई हो गया गलत प्रूफ। क्या हो गया भाई साहब, गलत प्रूफ हो गया, क्योंकि ऐसा नहीं है। अब देखिए बीजमैन, इन्होंने लैम्पार्क के सिद्धांत को काट दिया, बोला हटिए जाइए, आपका बात हो गया फेल। एक कट गया, एक गलत बात, क्या हो गया, एक कट गया, एक गलत बात। इन्होंने चूहे के 21 पीढ़ियों के पूंछ को काट दिया। यानी कि चूहा जो है ना, चूहा का जो भी बच्चा सब जन्म ले रहे थे ना, उसको 21 पीढ़ी तक, कितने पीढ़ी तक जल्दी बताइए आप लोग फटाफट से। चूहा जो जन्म ले रहा था ना, उसको क्या किया ना, जो 21 पीढ़ी तक उसके ना पूंछ को काटते गए। चूहे जो भी जन्म ले रहे थे 21 पीढ़ी तक उसको काटते गए, और जब 22वां पीढ़ी का चूहा का बच्चा जन्म लिया, तब उसके पूंछ जो होते, जितना बड़ा हर चूहा का पूंछ होता है उतना ही बड़ा क्या हुआ, दिखाई दिया। यानी कि देखिए ये जो बीजमैन है, इन्होंने 21 पीढ़ी जब चूहे का जो बच्चा हो रहा था 21 पीढ़ी तक, सारे के सारे के क्या करने लगे, ये पूंछ काटने लगे। जब 22वां पीढ़ी का जो चूहा जन्म लिया, तो इसका जो
पूंछ था, जितना बड़ा सारे जो चूहे का पूंछ होता है उतना ही बड़ा इनका पूंछ क्या था ना, इस चूहे का पूंछ हो गया फिर से। आगे है देखिए डार्विन का सिद्धांत। इन्होंने प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जिसे डार्विनवाद भी कहा जाता है। यानी कि देखिए ये जो डार्विन साहब है ना, ये नेचुरली चीज यानी कि जो ये प्राकृतिक चीज है, नेचुरल चीज, ठीक है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। और डार्विन क्या किया ना, जो अपना सिद्धांत दिया है, अपने बात को रखा है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या है, डार्विनवाद भी है। क्या नाम है भाई साहब, डार्विनवाद। यानी कि देखिए क्या होता है ना, जो अक्सर जो भी साइंटिस्ट अपना कोई सिद्धांत देता है, अपना कोई रूल्स देते हैं, अपने कोई नियम देते हैं, तो अपने नाम के अनुसार देते हैं। यानी कि ये जो डार्विन है अपना कुछ रूल्स दिया, रेगुलेशन दिया, कुछ सिद्धांत दिया, ठीक है, उस सिद्धांत को अपने नाम से यानी कि डार्विन था तो डार्विनवाद रख दिया। याद रखिएगा आप लोग। अब है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। यही है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी कि डार्विन का पूरा नाम क्या है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब देखिए ये 1809 में से लेके, ठीक है, 1842 तक, यानी कि 1809 में जन्म लिया, 1882 तक इन्होंने जो भी अपना काम था वो किया और टपक गया। एक प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक थे, यानी कि ये जो डार्विन थे, यानी कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन क्या थे, एक वैज्ञानिक थे भाई साहब, साइंटिस्ट थे, जो जैव विकास का व्याख्या अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त किया। यानी कि देखिए ये जो डार्विन है क्या है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ये क्या है, एक वैज्ञानिक है, और इन्होंने अपने किताब में, किताब का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस किताब में जैव विकास के बारे में बहुत सारे चीजों को बताए हैं। ठीक है, जो भी नॉलेज होता है ना जैव विकास के बारे में, जो जो ज्ञान है, ठीक है, जो भी नॉलेज है, सारे चीज के बारे में इन्होंने अपने किताब में, किताब का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें सारे चीज के बारे में बताए हैं। डार्विन ने 1831 से 1836 तक दक्षिण अमेरिका जाने वाली एक ब्रिटिश जहाज HM बिंगल से यात्रा किया। यानी कि डार्विन साहब जो है ना, क्या है, डार्विन साहब, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन साहब जो हैं 1831 से लेके 1836 तक, ठीक है, 1831 से लेके 1836 तक क्या किया ना, जो दक्षिण अमेरिका जाने वाला एक जो जहाज था, उस जहाज का नाम क्या है, जल्दी बताइए। HM, जहाज का नाम क्या है, HM बिंगल। क्या नाम है, HM बिंगल। इससे क्या किया ना, जो यात्रा किए, यानी कि 1831 से लेकर लगातार 1836 तक क्या किया ना, जो दक्षिण अमेरिका जाने वाला एक जहाज है HM बिंगल, उससे यात्रा की। इसका सिद्धांत इसी यात्रा पर आधारित है, और ये जो डार्विन जो है ना, अपना जो सिद्धांत दिए है ना, इसी यात्रा से, इसी ट्रेवल से, ये जो अमेरिका गए ना जहाज से, इसी से क्या है, रिलेटेड है, इसी से क्या है, संबंधित है, और इसी पर आधारित भी है। डार्विन के अनुसार जीवों में संतान उत्पत्ति की अपार संभावना होती है, किंतु बहुत ही कम जीवित बचते हैं। यानी कि देखिए ये जो डार्विन साहब है ना, वो बताते हैं जो भी जीव है वो बहुत सारे बच्चों को जन्म दे सकते हैं और देते भी हैं, लेकिन क्या ना, जिस बच्चे के अंदर जीने की क्षमता होती है, जीने की हौसला होती है, वही बच्चे जीवित रह पाते हैं। क्या बोले डार्विन साहब, क्या बोले, जो बहुत सारे जीवों को जन्म देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जो भी जीव है, उनके जो जीव बच्चे जो हुए हैं, उनमें अगर जीवित रहने की क्षमता है तो वो बहुत दिनों तक रह सकते हैं, जीवित भी रह सकते हैं। लेकिन जो स्वयं को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है वही जीवित रहता है। और ये भी बताते हैं, जो वातावरण के अनुसार, जो एटमॉस्फेयर के अनुसार, ठीक है, जो वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है वही जीवित रहता है। अब भाई साहब आप लोग सोच रहे होंगे मैम क्या समझा रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखिए जैसे मान लीजिए अभी आप बिहार में है, ठीक है,
अचानक से ट्रैवल कीजिए, कोई ठंडे इलाका में जाइए, ठीक है। आप ठंडे इलाका में जाएगा तो वहाँ का जो पानी है आपको सूट नहीं करेगा, वहाँ का वातावरण है वो आपको सूट नहीं करेगा, हो जाएगा तबीयत खराब, फिर जाना पड़ेगा आपको डॉक्टर के पास, ठीक है। तो क्या है ना, जो ये जो डार्विन साहब है यही बता रहे हैं, जो बहुत सारे जीव जन्म लेते हैं, ठीक है। एक दिन में बहुत सारे जीव जन्म लेते हैं, लेकिन जो जीव वातावरण के अनुसार अपने शरीर को, अपने जो प्राण है उसको ढाल लेता है, अपने शरीर को, अपने आप को वैसे वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, वही प्राणी जीवित रह जाता है, बाकी बात सारे मर जाते हैं, ठीक है। इन्होंने यही बताया है। जीवों में अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, यानी कि देखिए जो भी जीव सब है, ठीक है, जो भी क्या है जीव है, सबका क्या ना, जो अपना अस्तित्व के लिए, ठीक है, उनका जो अपना अस्तित्व होता है ना, उसके लिए अपने रिस्पेक्ट को बचाने के लिए क्या करते हैं ना, जो संघर्ष करते रहते हैं, अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, ठीक है। जीव के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यता होते हैं जो सबसे अधिक योग्य गुण वाले होते हैं, और जो वही जीव बच पाते हैं, वही जीव जीवित रह पाता है जिसके अंदर क्या होता है ना, ज्यादा योग्यता होता है, ज्यादा पावर होता है, ठीक है, ज्यादा क्षमता होता है, वही क्या है, जीव जीवित रह पाते हैं। जो कमजोर होता है, जिसके अंदर कम क्षमता होती है, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। जैसे में आप लोग देखते होंगे, जो एक पक्षी, ठीक है, बहुत सारे अंडे दिए, या फिर एक सांप जो है ना बहुत सारा अंडा दिया, लेकिन उसमें से ठीक क्या है ना, जो अंडा में से सांप के बच्चे निकल पाए, और क्या हो जाता है, मर जाता है। क्यों? तो उसमें से क्या है ना, जब कुछ ही बच्चा अच्छा होता है, पूरा स्वस्थ होता है, और वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल पाता है, इसलिए वो जीवित रह जाता है। बाकी बार सब अस्वस्थ होता है, अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाता है, इसलिए वो सब मर जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, जो अच्छे गुण वाले होंगे, जो ज्यादा पावरफुल होगा, जिसके अंदर ज्यादा क्षमता होगी, वही बच पाता है, बाकी वह सब मर जाता है। जीवन के लिए संघर्ष के प्रकार, यानी कि देखिए क्या ना, जीवन जो है, हम लोग का जो जीवन है, उसमें भी संघर्ष होता है। कैसे संघर्ष होता है, ये देखिए, सजातीय संघर्ष, यानी कि एक एक जाति में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो अपने में अपने क्या करेगा ना, जो संघर्ष करेगा, या फिर एक एक जाति का जो भी जीव जंतु है, वो क्या करता है ना, जो अपने में अपने संघर्ष करता है। जैसे में शेर और बाघ को देख लीजिए, है एक एक जाति का, लेकिन क्या करेगा ना, जो खाने के लिए बोलेगा हम खाएंगे पहले, वो कहेगा जो हम खाएंगे पहले, यानी कि अपने ही में लड़ाई उलाई करने लगता है, अपने आप में क्या करने लगता है, वो संघर्ष करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, आप शेर और बाघ को देख लिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मछली और शार्क, दोनों मछली ही है, लेकिन आप कहेगा शार्क क्या एक मैमल है, भाई साहब, लेकिन वो तो मछली प्रजाति में ही आती है ना, मछली जाति में ही आती है। देखिए ये जो मछली है, शार्क है, दोनों क्या ना, जो मछली जाति में ही आता है, ठीक है, एक एक जाति का है, सजातीय है, लेकिन दोनों में हो जाता है संघर्ष, ठीक है। अपने आप को बचाने के लिए दोनों क्या करता है, संघर्ष करता है, सबको जीना होता है, सबको अपने आप को बचाना होता है, ठीक है। एक है अंतरजातीय संघर्ष, यानी कि पहला हम लोग पढ़ लिए सजातीय संघर्ष, दूसरा क्या है, अंतरजातीय संघर्ष। एक है अंतरजातीय में होता है अलग अलग जातियों में होने वाला संघर्ष, ठीक है, जैसे मानव अलग जाति है, पक्षी का अलग जाति है, ठीक है। तो पक्षी, जैसे मान लीजिए कोई भी मानव है, कोई पक्षी को मार के लाता है, ठीक है, तो कोई भी जो जीवित प्राणी है उनको ना मरने की इच्छा होगी, जैसे मान लीजिए हम ही है, ठीक है, अब हमें कोई है जबरदस्ती मर जा, भाई मरने की इच्छा होगी तभी तो मरेंगे। तो कोई भी जो जीव जंतु है या फिर पक्षी जो है ना, वो भी अपने आप को क्या करता है, जीवित रखने के लिए कुछ संघर्ष करते हैं। उसी तरह ये जो है ना, मानव और पक्षी दोनों क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। बाघ और हिरण, जब क्या है ना, जो बाघ हिरण को पकड़ता है, वो भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। यानी कि सजातीय संघर्ष क्या है, एक ही जाति में होगा, और उसके बाद अंतरजातीय संघर्ष ये अलग अलग जातियों में होगा। उसके बाद है वातावरणीय संघर्ष, यानी कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये सब से बच जाइएगा, उसको देखिए कभी कभी क्या ना, जो अपने आप ठंडा पड़ने लगेगा, फिर कभी कभी क्या होगा ना, जो अपने आप गर्मी पड़ जाएगा, फिर कभी कभी अपने आप बारिश हो जाएगा, फिर कभी कभी बर्फ गिरने लगेगा, कभी कभी क्या होगा ना, उसके बाद भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, ठीक है। ये सब क्या ना, वातावरणीय संघर्ष, यानी कि वातावरण के अनुसार होता है, ये प्राकृतिक है, हम लोग इसको नहीं लाए हैं, ठीक है। तो ये जो वातावरणीय संघर्ष जो है ना, ये अपने आप आने वाला है, जैसे भूकंप हो गया, गर्मी हो गया, बर्फ हो गया, सुनामी हो गया, ठंडा हो गया, बर्फ गिरना हो गया, ठीक है। ये सब क्या है ना, जो वातावरणीय संघर्ष, ये वातावरण के अनुसार आता है, ठीक है। क्या होता है ना, जो वातावरण के अनुसार ये आता है, ये अपने आप आ जाता है, इसको हम लोग नहीं बुलाते हैं, ना ही हम लोग इसको भगा पाते हैं। तो ये क्या ना, जो नेचुरल सब है, ये क्या है, नेचुरल चीज है, जो अपने आप आने वाला प्राकृतिक चीज है, वो है। आगे है
हुगरो डीवीज का सिद्धांत, इस सिद्धांत को नव डार्विनवाद भी कहा जाता है। यानी कि हुगरो डीवीज जो है ना, अपना जो सिद्धांत दिया ना, उस सिद्धांत का नाम क्या रख दिया, नव डार्विनवाद। यानी कि डार्विनवाद का सिद्धांत ये भी है, लेकिन नव मीन्स होता है नया, यानी कि नया डार्विनवाद का सिद्धांत ये नाम रख दिया। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। यानी कि क्या दिया भाई साहब, तो ये उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए। इसके अनुसार नई जाति में अचानक परिवर्तन होता है। यह सिद्धांत उत्परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि देखिए क्या है, हुगरो डी बीज बताते हैं, क्या बताते हैं, तो जो भी नई जाति के जो जीव जन्म लेते हैं, कौन सी जाति का, नई जाति का जो भी जीव जन्म लेते हैं, उसमें क्या ना, अचानक से कुछ परिवर्तन होता है। यानी कि क्या होता है ना, जो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है, इसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। यानी कि जो भी नए पीढ़ी की या नई जीव जो जन्म लेती है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं भाई साहब, उत्परिवर्तन। इन्होंने बताया है कि किसी भी जीव में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है जो कि वह अपने मूल नस्ल के पूरी तरह भिन्न दिखने लगती है, जिससे कि एक अलग जाति का निर्माण हो जाता है। यानी क्या ना, देखिए, और ये भी बताए हैं हुगरो डी बीस, ये भी बताए हैं, ठीक है, क्या बताए हैं, ये बताए हैं जो भी जीव जंतु, ठीक है, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसमें इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है ना, कि वो अपने जो पूरी नस्ल है, पूरी अपनी जो जाति है, उससे एकदम भिन्न दिखाई देने लगते हैं। आप कैसे देखिएगा आप लोग, जैसे में देखिए, मछली हो गया, ठीक है, और शार्क हो गया, दोनों है तो मछली ही, लेकिन क्या है ना, दोनों का जो बनावट है ना, वो एकदम अलग अलग है। दोनों का बनावट क्या है, अलग अलग है। दोनों का जो संरचना है वो अलग अलग है, दिखने में क्या है, भिन्न है, और अपनी जाति से, अपनी नस्ल से एकदम भिन्न लगता है। जैसे में देखिए, बताया जाता है, हम लोग के इतिहास में हम लोग पढ़े हैं, लंगूर जो है ना, लंगूर की तरह क्या होता है ना, जो मनुष्य दिखता है, मनुष्य जो है ना लंगूर का है। देखिए लंगूर जो है ना, मनुष्य का क्या होता है, पूर्वज है, ये बताया जाता है, बुक में भी पढ़े होंगे, नहीं तो बंदर पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये बताया जाता है, जब हम लोग पढ़े या फिर दादा लोग बोलते हैं, क्या होता है ना, जो हम लोग का पूर्वज कौन है, बंदर है या फिर लंगूर है, दोनों है, ठीक है। तो क्या है ना, जैसे में अब मान लीजिए मनुष्य के क्या है ना, जो धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, पूंछ जो होता है ना लंगूर के अंदर, वो पूंछ क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसमें ये बताया जा रहा है, जो भी जीव जंतु, ठीक है, जो भी जीव जंतु में क्या होता है ना, जो अचानक से परिवर्तन होता है, और बाद में ये अचानक से परिवर्तन इतना बड़ा परिवर्तन हो जाता है कि वो नस्ल क्या होता है ना, जो भी नस्ल थे वो अपने आप को उस नस्ल से एकदम भिन्न, एकदम अलग दिखाई देने लगते हैं। आगे है जीवाश्म तथा जीवाश्म विज्ञान। यानी कि जीवाश्म किसको बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान किसको बोलते हैं। प्राचीन काल में ऐसे कई जीव पृथ्वी पर उपस्थित थे जो बाद में समाप्त या विलुप्त हो गए। यानी कि बताया जा रहा है, प्राचीन काल में बहुत दिन पहले हमारे पृथ्वी पर ऐसे ऐसे जीव मौजूद थे जो अभी एकदम पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं, इनका नस्ल समाप्त हो चुका है, इनका जाति खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे में आप लोग डायनासोर को देख लो, ये सब हमारे धरती पे, ठीक है, हमारे पृथ्वी पर ये सब था, लेकिन अभी नहीं है, इसका जाति क्या हो गया, विलुप्त हो गया, वर्तमान के समय में नहीं पाए जाते, ये अभी नहीं है, अभी नहीं, प्रेजेंट में ये बिल्कुल भी नहीं है, ये क्या होगा, खत्म हो गया। वैसे अनेक जीव के अवशेष के चिन्ह पृथ्वी के चट्टानों पर पाए जाते हैं। यानी कि बहुत सारे जीव हैं जिसका जो है ना, क्या होता है ना, तो सब होता है, यानी कि शरीर का ढांचा जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो मिलेगा, अवशेष मिलेगा, यानी कि हड्डी वगैरह मिलता है, सिर का खोपड़िया मिलेगा, हाथ टांग का हड्डी मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ अवशेष, यानी कि शरीर का कुछ ना कुछ अंग तो मिल जाता है। और लोग ये पता लगा पाते हैं कि ये जो है ना, वो उस जीव का हड्डी है, उस जंतु का हड्डी है जो हमारे पृथ्वी पर से विलुप्त भी हो गया ना, उसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो ये सब जीव जो मरता है ना, अब मान लीजिए कोई मनुष्य है मरता है, तभी तो उसको जला पाते हैं ना, मनुष्य नहीं है, जीव जंतु है, वो मरा है, तो हम लोग थोड़ी उसको जला जाते हैं। वो सब क्या होता है ना, जो कहीं भी मर जाता है वहीं पे रह जाता है, लेकिन रह जाएगा वो, उसका जो है ना, शरीर का पूरा चीज थोड़ी गलता है, नहीं गलेगा, पूरे चीज का अपघटन नहीं होता, लेकिन क्या ना, जो भी चीज का अपघटन होता है वो तो सर गल के खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ तो अवशेष बचता है ना जी। तो उसी तरह ये जो जीव जीव जो विलुप्त हो चुके हैं, इसका भी कुछ ना कुछ अवशेष मिला है, जिसे जीवाश्म कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म। यानी कि जो क्या ना, जब विलुप्त हो गया, जिसका कुछ अवशेष मिला है, उसको क्या बोलते हैं, जीवाश्म।
पत्थरों पर ऐसे जीवों के अवशेष का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। यानी कि जो भी पत्थर पे, जो भी पहाड़ पे, जो भी जगह पे ये जो विलुप्त जीव जंतु का जो क्या है ना अवशेष मिला है, शरीर का टुकड़ा मिला है, हड्डी मिला है, जो भी कुछ मिला है, ठीक है, उसका जो अध्ययन होता है उसी को कहते हैं जीवाश्म विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई साहब? जीवाश्म विज्ञान। यानी कि जो भी जीव जंतु के क्या है ना जो अवशेष मिले हैं, जो हमारे पृथ्वी पर से विलुप्त हो चुके हैं, उसके बारे में जो अध्ययन होता है, पढ़ाई होता है, उसको क्या बोलते हैं? जीवाश्म विज्ञान। क्या बोलते हैं भाई साहब? जीवाश्म विज्ञान। आगे देखिए क्या है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि को रेडियो कार्बन काल निर्धारण कहते हैं। यानी कि देखिए कोई भी जीवाश्म, ठीक है, कोई भी जीव जंतु जो है ना उसके जो जीवन है, ठीक है, कितना दिन ये जीवित रहा है, फिर कितना दिन के बाद ये मर गया है, इसका पता लगाने के लिए एक क्या है ना जो काल यंत्र निर्धारित किया गया। यानी कि क्या ना जो एक काल, कोई भी जीव जंतु का उम्र कितना है, कितना दिन ये जीवित रहा है, ठीक है, रेडियो कार्बन के अनुसार से रेडियो कार्बन की सहायता से हम लोग उसका उम्र, उसके जीवित रहने का जो काल है, समय है, वो पता लगा सकते हैं। किससे? रेडियो कार्बन से। किससे लगा सकते हैं? रेडियो कार्बन से। किससे लगाएंगे भाई साहब? रेडियो कार्बन से। इस रेडियो कार्बन से कोई भी जीवित या फिर कोई भी जो मृत जीव जंतु है उसका ना हम लोग समय का पता लगा सकते हैं।